So class, Mill felt British rule could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, art, institution and laws in India. So जेम्स मिल का ये भी मानना था कि इंडियंस को अगर सिविलाइज करना है, उनको डेवलप करना है, तो हमें क्या करना होगा, यूरोपियन मीन्स को इंट्रोड्यूस करना होगा। मीन्स जो भी यूरोपियन तौर तरीका था उनका, उसको इंडिया में लाना होगा। और उसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, आर्ट होने चाहिए, इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट, रूल्स, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीजें। और दूसरा जो कानून है, इन सब चीजों को लाना होगा, तो ही क्या होगा, इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री बनेगी या फिर उनका डेवलपमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज इंडिया विल रिमेन स्टिल अनसिविलाइज्ड। उसके बाद फिर अगर हम जेम्स मिल के डेफिनेशन से अगर आगे बढ़े तो हम इस तरह से कह सकते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्ट्रियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अगर हम जेम्स मिल के या फिर ब्रिटिश के क्लासिफिकेशन से बाहर जाए, तो जो आमतौर पर जो इतिहासकार होते हैं या फिर जो हिस्ट्रियंस होते हैं, उन्होंने इंडिया को 3 भागों में डिवाइड किया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। सो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में there were so many things which we could not able to know about all the incident happened in our ancient हिस्ट्री। बट मेडिवल हिस्ट्री के कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि मेडिवल पीरियड में कौन कौन से चेंजेस हुए, किस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ था, हाउ ब्रिटिश कॉन्क्वेड, या फिर इस तरह की सारी चीजें। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि जो रिसेंटली जो वर्ल्ड वाइड जो घटित हो रही है, उसको हम किस तरह से देख सकते हैं और उसको हम किस तरह से को रिलेट कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री से। तो इसी तरह से हम इन सब चीजों को अच्छे से मॉडिफाई करके देख सकते हैं। सो अगर हम ब्रिटिशर्स के अलावा कहें, तो जो आमतौर पे जो भी हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इंडिया को 3 पार्ट में ही डिवाइड किया था। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे। व्हाट इज कॉलोनियल? सो कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब होता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने अपनी एक कॉलोनी बनाई, या फिर मतलब उन्होंने अपना एक रूल स्टैब्लिश किया। मीन्स उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की, वेयर हाउसेस स्टैब्लिश किए, उन्होंने लेबरर्स, वर्कर्स को वहां पे रखा, उन्होंने गुड्स को परचेज किए और बहुत सारा चीज किया। और फाइनली दे एक्सपोर्टेड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। सो ये हर वो चीज जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया, सेटअप करने के लिए, टू एस्टैब्लिश देयर मार्केट, टू एस्टैब्लिश देयर कंपनी, इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल कहते हैं। सो बोर्ड पे आप देख सकते हो, how Britishers came to India and they conquered the country and established their rule, subjugating local nawabs। subjugating का मतलब होता है किस तरह से उन्होंने जो लोकल राजा थे उनसे मिल करके किस तरह से उनको बेवकूफ बना करके या फिर किस तरह से पॉलिसीज बना करके उनके राज्य को उन्होंने हथिया लिया और उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसको मिला लिया। फिर उसके बाद जो नवाब्स थे और जो राजा थे, उन सबको किस तरह से इन्होंने चीट किया। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर हम सब्जिगेटिंग की बात करें तो देयर इज ए लॉ कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे तो हमें झांसी की रानी की बात करनी होगी, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ऐसा रूल था जिसमें ब्रिटिशर्स ने कहा था कि जिस किंग का अगर वंश कोई लड़का नहीं है या फिर किसी का मतलब कोई राजा है जिसका कोई बेटा नहीं है, तो वो राज्य किसके अंदर चला जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला जाएगा। फिर इसी तरह से और एक है जिसको हम लोग सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। सब्सिडरी अलायंस के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन किंग्स, नवाब्स और राजास को ये शर्त रखी कि हम आपके किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द अदर किंगडम, लेकिन उसके लिए आपको क्या देना होगा? हमें टैक्सेस देने होंगे। अगर आपने टैक्सेस नहीं दिया तो क्या होगा कि आपके राज्य के जो भी कुछ पार्ट है उसको हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिला लेंगे एज ए पेनल्टी। तो इसी तरह से बहुत सारे रूल्स जो है ब्रिटिशर्स ने लगाए थे इंडियन किंग्स, नवाब्स पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फाइनली उनके राजपाट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिल गए। इसके बाद फिर हम कह सकते हैं, हाउ दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर expenses, bought the goods they wanted at lower price, produced crops for export। अगर हम इस तरह से कह सकते हैं, सो कॉलोनियल का हम सीधा सीधा डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि हाउ ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड हाउ दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया।
तो हम कह सकते हैं कॉलोनियल का मतलब होता है किस तरह से ब्रिटिश जो है अंग्रेज इंडिया में आए और उन्होंने किस तरह से अपना कंपनी स्टैब्लिश किया और उन्होंने किस तरह से हमें अपने अंडर में ले लिया, मीन्स उन्होंने किस तरह से हमें गुलाम बना दिया। इन सब स्ट्रेटजी को हम कह सकते हैं कॉलोनियल। सो हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स जो आए और उन्होंने बहुत सारे नीतियां रखी, बहुत सारे स्टैब्लिशमेंट किए, जिसकी वजह से इंडियन जो है उनके अकॉर्डिंगली काम करते गए और फाइनली वी वेर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है या फिर हम कैसे जान पाते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर रिकॉर्ड्स। तो हमें ये सब बातें जो है वो एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से हमें पता चलती है। तो हम देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी लोग थे, जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक अलग से अपना एक डिपार्टमेंट बना करके रखा था, जहाँ पे वो जो भी प्लान्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी चीजें हो रही है उसको वो लिख करके रखते थे इन रिटन। सो हम कह सकते हैं द ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें पास्ट की बातें इसलिए पता चलती है क्योंकि उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को लिख करके रखा था। फिर एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी वायसरायज थे, जितने भी गवर्नर जनरल्स थे, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में या फिर अपने अपने कंट्रोल्ड एरिया में उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना करके रखा था, जहाँ पे वो सारे जो भी चेंजेस होते थे या फिर जो पॉलिसीज बनती थी उन सब को वो वहाँ पर लिख करके रखते थे, ताकि इन फ्यूचर जो भी चीज़ें अगर बाय मिस्टेक कुछ हैपेंस होता है तो वो क्या करते थे, उन चीज़ों को वहाँ से देख करके वो डिसाइड करते थे कि व्हाट नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन। तो वो क्या करते थे, जो भी उस समय प्लान्स बनते थे, डिसीजंस हुए करते थे और जो भी एग्रीमेंट होते थे बाय द इंडियन नवाब्स, इंडियन किंग्स एंड बाय द ब्रिटिश, जो इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, उन सबको वो क्लियरली एक डॉक्यूमेंट में लिख करके रखते थे। अब ये डॉक्यूमेंट का फायदा क्या होता था, इनका फायदा ये होता था कि दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अब उसका फायदा ये होता था कि जो नया वायसरॉय आता था उसको पता चलता था कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, कितना का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ के पॉलिसी कौन कौन से है, कौन कौन से प्लान्स यहाँ पे हुए हैं यहाँ पे, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है। इन सब चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती थी और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ही सुचारू ढंग से या फिर बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से काम करती थी। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन सब चीज़ों को मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। सो हम देख सकते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. So 19वीं सदी में जैसे ही हम 19th सेंचुरी में आए तो इन डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने केयरफुली कॉपी किया और उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको लिख करके वो प्रिजर्व करके रखे थे। और वहाँ पे जो लोग इन सब चीज़ों को, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लिखते थे, उन्हें हम लोग कैलियोग्राफिस्ट कहते हैं। सो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, सर्विस बिकेम इम्पोर्टेंट। अब सर्वे जो है वो क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सर्वे इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि ब्रिटिश का मानना था कि अगर हम इंडिया को रूल करना चाहते हैं, अगर हम इंडिया को रूल करें, तो उनका मानना था कि इंडिया को रूल करने से पहले हमें इसके लैंड बाउंड्रीज को अच्छे से जान लेना चाहिए, इनके एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे कौन कौन से किंग्स हैं, कहाँ पे किस किंग के पास कितने पावर है, डोमिनेंस किसका है। इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद ही इंडिया में वो अपना साम्राज्य या फिर अपना जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको वो करते। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि कोई भी काम करने से पहले सर्वे करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान सर्वे पे दिया टू बेटर कंक्वेयर इंडिया इन अंडर ब्रिटिश रूल। सो क्लास, आवर लास्ट टॉपिक इज व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। सो हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताती है। तो हम सब जान रहे हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो वही सारी चीज़ें बताएगी जो कि
अंडर गवर्नमेंट में जो भी चीजें हुई थी, जो भी चेंजेस हुए थे, जो भी प्लान्स बने थे, जो भी इन्वेस्टमेंट हुए थे, बस उन्हीं का ही रिकॉर्ड ऑफिस में मिलेगा। बट उसके अलावा अगर हमें किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो वो हमें दूसरे सोर्स से खोजनी होगी। सो दूसरे सोर्स में खोजने के लिए हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। तो पहला देख लेते हैं, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiography of important personalities and booklets that were sold in local markets। तो हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उसके अलावा और जो कि अलग जानकारी चाहिए उसके लिए हमें अलग चीजों पे ध्यान देना होगा। और उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो डायरीज ऑफ पीपल। तो हम कह सकते हैं कि हमें एंशिएंट पीपल्स के या फिर एंशिएंट जो भी पर्सनालिटीज थे उनके डायरीज मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें, बातें सामने आती है और हमें पता चलता है कि व्हाट वेयर एक्चुअली हैपन इन दैट पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उनके डायरी से हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी और किस तरह से क्या हुआ था। इसी तरह से हम कह सकते हैं अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स। सो अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स मीन्स दोज पीपल who go for a who come or go to a place for worship of their own god and goddesses। मतलब पिलग्रिम्स हम उन लोगों को कहते हैं जो लोग एक देश से दूसरे देश में अपने देवी देवता के जो भी मंदिर है उन सबको देखने के लिए, खोज करने के लिए जाते हैं, उनको हम पिलग्रिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इन बिहार बोध गया इज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गॉट नॉलेज, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में। तो वो एक पिलग्रिमेज सेंटर है, किसके लिए, वो सब बुद्धिस्ट लोगों के लिए जो कि पूरे वर्ल्ड में है। तो पूरे वर्ल्ड के लोग जो है वो कहाँ पे आते हैं, बोध गया में आते हैं, ताकि वो उस जगह को एक्सप्लोर कर सके, खोज सके कि कहाँ भगवान बुद्ध कहाँ बैठते थे, कहाँ पे वो स्नान करते थे, कहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे, कहाँ पे उन्होंने प्रवचन दिया, कहाँ पे उन्होंने भाषण दिए। इन सब चीज़ों को देखना, समझना, खोजना, इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पिलग्रिमेज। और वो लोग जो कि ये सब करते हैं उनको हम लोग पिलग्रिम्स कहते हैं। तो हमें पिलग्रिम्स के बारे में भी बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में आते थे एंशिएंट टाइम में भी, तो उनसे भी हमें बहुत सारी बातें पता चलती है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एंशिएंट टाइम में हुआ करते थे या फिर हुए थे। उसके बाद हम कह सकते हैं बहुत सारे ट्रैवलर्स जो आते थे इंडिया में, उनसे हमें वो पता चल सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, उसमें से एक है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भी आए, तो उन्होंने भी, वो भी क्या करते थे, ऑटोबायोग्राफी डायरीज लिखते थे। उनकी डायरीज से भी हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह से बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे आए हैं जो कि यही रह गए या फिर उनका नाव डिस्ट्रॉय हो गया। तो किसी ने भी किसी तरह से सोर्स से हमें उन ट्रैवलर्स से भी पता चलता है कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपन इन द एंशिएंट पीरियड। ठीक, उसके बाद हम कह सकते हैं जो भी पैम्पलेट्स मिलते थे या फिर जो भी बुकलेट्स बनते थे वो लोकल मार्केट्स में उसमें बिका करते थे। उससे भी हमें पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कौन कौन सी चीज़ें घटित हुई थी आउट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। फिर उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही प्रिंटिंग का दौर आया, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में, तो न्यूज़पेपर छपने शुरू हो गए। और जैसे ही ये छपने शुरू हो गए तो बहुत सारे इशू, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे विवाद जो सामने आए थे उनको इन्होंने हल करना इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट ये आया कि न्यूज़पेपर से जो भी इश्यूज आए थे उसको डिबेट किए गए, अच्छे बुरे के बारे में पता चला, और जो भी कंक्लूजन आया उससे हमारा जो भी डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिक ढंग से चलता गया। उसी तरह से न्यूज़पेपर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस चीज को जानने के लिए कि क्या क्या घटित हो रहा है। अगर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर मीन्स और मीडिया से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें सरकार में हो रही है और कौन सी चीजें हैं जो हम जान नहीं सकते हैं, और उसका रास्ता एक ही है कि हमें थ्रू मीडिया वो इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसी तरह से मीडिया की तरह न्यूज़पेपर भी उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी। फिर उसके बाद हम थर्ड टॉपिक देखते हैं, दिस रिसोर्स टेल अस द लाइफ ऑफ ट्रैवल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स ऑफ द माइंस, इसी तरह से फॉर एक्सेट्रा। सो हम कह सकते हैं एंशिएंट टाइम्स में आउट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें होती थी। सो हम कह सकते हैं कि
उस समय जो लोग आदिवासी थे, जो जो जंगलों में रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनका खान पान कैसा था, उनके मेन प्रोफेशन क्या था, उनका डेली अर्निंग किस चीज़ पे थी, उनके बारे में पता करना। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो कौन से क्रॉप ग्रो करते थे, किस सीजन में क्रॉप ग्रो करते थे, और उनका पर कैपिटा इनकम या फिर किस तरह से ये सारी चीज़ें आती थी। उसके बाद जो वर्कर्स थे, जो कि उसमें माइंस में काम करते थे, उनका लाइफ, डे टू डे लाइफ कैसा था, उनका अर्निंग किस तरह से था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एंशियंट बुकलेट से मिलेंगी, ऑटोबायोग्राफी से मिलेगी, डायरीज से मिलेगी, ट्रैवलर्स हिस्ट्री से मिलेगी। इन्हीं सब चीज़ों से हमें एंशियंट टाइम के सभी बातों को पता चलता है, और हम इसी तरह से हम देख सकते हैं कि एंशियंट टाइम्स में क्या क्या हुआ था आउट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा ये सारी सोर्सेस हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या घटित हुआ था। सो क्लास, योर चैप्टर एंड्स हियर। I will put some questions in your board for homework, and all students will complete and show it to me today itself. Thank you.